Hello, friends, and welcome to the channel Knowledge Empire. So, before we move forward, please subscribe the channel and hit like and share. If you like and share my channel, it will make me feel good and motivate me to do more. So, our today's topic is heads of income. We'll describe heads of income in very brief. So, before proceeding the same, लेट्स डिस्कस हेड्स ऑफ इनकम होते क्या हैं और क्यों ज़रूरी है ये। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 हेड्स ऑफ इनकम में 5 हेड्स होते हैं इनकम के। इनकी ज़रूरत क्या है? सो बेसिकली टू नो द टाइप ऑफ इनकम। जब किसी भी इनकम पे टैक्स पे किया जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि किस इनकम पे कितना टैक्स पे करना है और किस इनकम पे टैक्स पे नहीं करना है, और कैसे पता चलेगा कि कौन सी इनकम पर्सन अर्न कर रहा है और कौन सी नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट मोटिव इसका यही है कि नो द टाइप ऑफ इनकम अ पर्सन अर्न्स। सेकंड, टू फिक्स लाइबिलिटी। जिस हिसाब से इनकम होगी उस हिसाब से लाइबिलिटी होगी। लाइक इफ अगर हम बात करते हैं अदर सोर्सेज की, तो अदर सोर्सेज पर जो टैक्स रेट है वो 30% का फ्लैट रेट होता है। लॉटरीज और अदर सोर्सेज के ऊपर टोटल 30% का टैक्स रेट है, वाइल अदर इनकम्स के ऊपर ये नहीं है। सो इट विल डिपेंड्स ऑन द इनकम की टैक्स कितना पे करना होगा आपको। फिक्स द टैक्स लाइबिलिटी फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेज ऑफ इनकम। अब जब सेग्रीगेट कर दिया है इसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में, तो ये कॉम्प्लिकेशन इसका कम हो गया, सिंपल स्ट्रक्चर हो गया कि भाई आपको पता है कि सैलरी हेड में आती है, ये पीजीबीपी में आती है, ये हाउस प्रॉपर्टी में आती है। तो इट विल मेक इजी फॉर यू फॉर एक्सेसिस टू analyze which type of income they are earning and how much tax they have to pay on that income, and no income will be exempt. सो द मेन मोटिव तो यही है, जब भी हम टैक्स पढ़ते हैं हमेशा एज अ टैक्स अथॉरिटी सोचना है हमें कि हमें बस कोई इनकम छोड़नी नहीं है। इन सारे टैक्सेस, इन सारे हेड्स के अंदर एक एक इनकम आती है। ऐसी कोई इनकम नहीं है जो इन टैक्स के स्लैब इन हेड्स से बाहर होगी। सो द मेन मोटिव इज टू दैट नो इनकम विल एग्जाम फ्रॉम द टैक्स स्ट्रक्चर। ऐसा एक स्ट्रक्चर हमें बनाना है कि कोई भी इनकम उससे एग्जेम्प्टेड ना हो। सो देखते हैं हम हेड्स ऑफ इनकम। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था 5 हेड्स होते हैं इनकम के, 5। फर्स्ट सैलरी, बेसिक सैलरी। सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड पीजीबीपी। फोर्थ कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। जो इन चारों में से नहीं आती वो अदर सोर्सेज में आते हैं। जब हम कंपटीशन करते हैं तो कंपटीशन भी इसी तरीके से इसी ऑर्डर में होती है, 1+2, इसी ऑर्डर में इनकम्स को कंप्यूट किया जाता है। सबसे पहले सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन्स एंड जो इन सबसे बच जाते हैं उसको हम अदर सोर्सेज में काउंट करते हैं। सो वन बाय वन देख लेते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले चलता है सैलरी। सैलरी में बेसिकली क्या आता है? बेस पे। भाई जो भी सैलरी बनती है, सैलरी हमेशा इन 4 कंपोनेंट्स को मिला के बनती है। सैलरी इन चारों कंपोनेंट्स के साथ में बनती है, तो कोई ना कोई बेस पे होती है। तो फर्स्ट कंपोनेंट सैलरी का होता है बेस पे। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बेस पे के साथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ सैलरी बनती है। सैलरी मिक्सचर होती है, बेस पे, डीए, एचआरए और बहुत सारे अलाउंसेस हैं, पर्क्स हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी। इन सब का जो मिक्सचर है उससे सैलरी बनती है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करते हैं तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं? इसमें आपको ग्रेचुटी आ जाएगी, कैसे ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट करना है, कितना टैक्स लगाना है, कितना नहीं लगाना है। पेंशन आ जाएगी आपकी। प्रोविडेंट फंड्स हो गए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स हो गए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स हो गए, वो सब चीज़ें आपकी समझ आती है। पर्क्स, परक्यूजिट्स की जब हम बात करते हैं, परक्यूजिट्स क्या होता है? ये आपको डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होते हैं, ये होते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को मैंने क्यों कहते हैं? ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू होती है। लाइक हाउस एकोमोडेशन हो गया। हाउस एकोमोडेशन क्या होता है? आपको हाउस के पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि इस हाउस एकोमोडेशन पे, ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एम्प्लॉयर है, कोई एक एम्प्लॉयर है और एक उसका एम्प्लॉय है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को एक होम दिया हुआ है, फर्निश्ड होम दिया हुआ है, ठीक है, होम दिया हुआ है। तो वो उसको पे नहीं कर रहा है उस होम के लिए, बल्कि वो उसको डायरेक्ट पर्क्स पे कर रहा है। तो इस होम की जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी इस होम की, उस वैल्यू पे टैक्स लगता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है उस पर टैक्स लगता है। अब इसी फर्निशिंग के केस में क्या होता है? वैल्यू जो होती है उस पर टैक्स लगता है, वैल्यू के साथ डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर का होता है वो भी ऐड हो जाता है, और उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है। तो बेसिकली पर्क्स यही होते हैं।
इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस में बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, और एंड इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं, ट्यूशन अलाउंसेस मिलते हैं, लैंड आइसलैंड अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, तो हर अलाउंसेस की क्या ट्रीटमेंट होती है वो भी इस हेड के अंदर हम पढ़ेंगे आगे, अलाउंसेस में क्या क्या होता है। नाउ आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी सिंपल है। अगर आपके पास हाउस है, आपने उसको लेट आउट किया हुआ है, टेनेंट को लेट आउट किया हुआ है आपने, तो टेनेंट से आपको चार्ज ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, ठीक है। उस रेंट पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, दैट्स। और वो जो आपको चार्ज है, जो भी आपको उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू से आपको टैक्स पे करना होगा। ये आपको आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इसमें भी एक केस ऐसा होता है, रेंटिंग के अंदर कभी कभी सब रेंटिंग भी होती है। लाइक आपने रेंटिंग के अंदर सब रेंटिंग कैसे होती है, लाइक यहाँ पर एक है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने अपना रूम लेट आउट किया हुआ है मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने अपने रूम में, मान लीजिए 2 रूम्स हैं, और उस 2 रूम्स में से एक रूम्स को सब रेंट कर दिया है। तो ये जो इनको इनकम होगी, ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, ये इनकम अदर सोर्सेज में जाएगी। सो सब रेंटिंग और रेंटिंग अलग होता है। अगर आपने सब रेंटिंग किया हुआ है तो सब रेंटिंग हाउस प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होता है। सब रेंटिंग अलग कॉन्सेप्ट है, वो इसमें काउंट नहीं होता। इसके बाद आ जाता है पीजीबीपी। पीजीबीपी क्या होता है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। बिजनेस में भी 2 टाइप्स के बिजनेस हो जाते हैं। एक हमारे हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ ना कुछ, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं, या डिलीवरेबल गुड्स, जो गुड्स की डिलीवरी होती है वो हमारे आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और जो ट्रेडिंग होती है वो स्पेक्यूलेटिव होता है। स्पेक्यूलेटिव होता है, इनकी डिलीवरी बाद में होती है और इनके ऊपर स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग होती है, वो उस टाइप के बिजनेस होते हैं। प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं, डॉक्टर हो गए, टीचर्स, लॉयर्स, ये जो अपना पर्सनल सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बेसिकली प्रोफेशन क्या हो जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड है प्रोफेशन है। इसके बाद आ जाता है हमारा कैपिटल गेंस। जैसे कि कैपिटल गेंस में आपने देखा है, लैंड आपने कोई सेल किया है, बड़ा अमाउंट मिलेगा। बिल्डिंग कोई सेल की है, कोई प्रीशियस ज्वेलरी सेल की है, तो ये सब कैपिटल गेंस में आ जाएंगे। इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म्स होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, और शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म होते हैं। 2 होता है इसमें, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो इसको LTGC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस भी बोलते हैं। इसके अंदर वो आ जाते हैं जो विद इन 1 ईयर के होते हैं। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है शॉर्ट टर्म होता है विद इन 1 ईयर। तो विद इन 1 ईयर म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, इसका ट्रीटमेंट हम आगे पढ़ेंगे कि अनलिस्टेड के केस में क्या होता है, लिस्टेड के केस में क्या होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। एंड आफ्टर दैट लास्ट हमारा आ जाता है अदर सोर्सेज। जो भी इनकम किसी भी हेड के अंदर काउंट नहीं होगी, वो आपके अदर सोर्सेज में आ जाएगी। लॉटरी हुई, हॉर्स रेसिंग, क्रॉसवर्ड, कार्ड्स, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी वैसे पीजीबीपी में आती है, बट इन केस अगर वहाँ पर नहीं आपने चार्ज किया तो इसको अदर सोर्सेज में भी लिख सकते हैं। फैमिली पेंशन के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था, फैमिली पेंशन क्या होती है, वो भी अदर सोर्सेज में आती है। और गिफ्ट्स पे टैक्स लगता है अगर उनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होती है तो। सो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।